जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पढ़े थे जर्नल बनाने के रूल्स। 3 तरह के लेजर अकाउंट, इंडिविजुअल, रियल और नॉमिनल। इंडिविजुअल में फिर 3 तरह के होते। इंडिविजुअल के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो होता है नेचुरल पर्सनल। ये पर्सनल अकाउंट, पर्सनल बोल दें या इसको आप इंडिविजुअल बोल दें। पर्सनल भी 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल में आप मतलब जिंदा इंसान जिसका कोई नाम हो, ये हो गया नेचुरल पर्सनल। इंडिविजुअल ह्यूमन, अलग अलग इंसान, तो ये हो गया आपका नेचुरल पर्सनल। इसके बाद में एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सनल में ऐसी लीगल एंटिटीज जो क्रिएटेड बाय लॉ, वो जिंदा इंसान नहीं है लेकिन फिर भी वो एक लीगल एंटिटी है। कानून की नजरों में उनको एक अलग इंसान मान लिया गया है। उनके हाथ पांव नहीं है लेकिन फिर भी इन द आइज ऑफ लॉ वो एक अलग इंसान की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो वो होगा आपका आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सनल में आप लोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी की जो लॉ में जो इनके लिए अलग से एक्ट बने हुए हैं, उन एक्ट के थ्रू इनको बनाया जाता है। इनका भी एक अपने आप में नाम होता है, लेकिन ये हमारी और आपकी तरह एक लाइव ह्यूमन पर्सन नहीं होते। इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में कोई भी ऐसा अकाउंट जिसका नाम तो कुछ और हो लेकिन वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। आउटस्टैंडिंग सैलरी, नाम तो इस अकाउंट का है आउटस्टैंडिंग सैलरी, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो अमाउंट पेएबल है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, सैलरी की जगह रेंट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड नेचर का एक्सपेंस या फिर कोई एडवांस और एक्रूड टाइप की इनकम्स, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसलिए ये चारों चीजें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मानी जाती है। और आज अपने बीच में बात होनी थी जर्नल से रिलेटेड कुछ और ट्रांजैक्शन और उनकी प्रैक्टिस, तो वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक तो जर्नल का फॉर्मेट क्या रहेगा। ये है जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल के फॉर्मेट में कुल मिलाकर के 5 अलग अलग कॉलम होते हैं। सबसे पहले डेट, डेट के बाद में पर्टिकुलर, इसमें जर्नल एंट्री लिखी जाएगी। एक होता है लेजर फोलियो। फिलहाल अभी लेजर फोलियो वाला कॉलम आपने खाली छोड़ना होता है, बनाना होता है लेकिन उसमें खाली छोड़ना होता है, उस पर आप एंट्री कुछ भी नहीं करो। एक्चुअल में बनाया किसके लिए जाता है, जर्नल से यही मटेरियल आगे शिफ्ट करना होगा आपको लेजर में। तो जर्नल एंट्री जो यहां पर हो रखी है, ये लेजर के कौन से पेज पर गई। कई बार आप लोग अपने कॉपी में कोई आंसर लिखते टाइम क्वेश्चन नंबर के साथ वो क्वेश्चन नंबर बुक के कौन से पेज पे है
वो पेज नंबर आप साथ में लिख लेते हो, तो जब आप उसको रिवाइज कर रहे होते हो तो थोड़ा सा आपको रेफरेंस इजी हो जाता है। आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि बुक के अंदर मैं इसको कहाँ देखूं। तो जब आप उस आंसर को पढ़ रहे हो तो वहां पेज नंबर लिखा होगा, तो आप अपनी बुक में उस पेज नंबर पे जल्दी से जाकर के और उसको रेफर कर पाओगे। ठीक उसी तरह से जब आप जर्नल यहां कर रहे होंगे और जर्नल के बाद ये मटेरियल जब आगे लेजर में जाएगा, इन फ्यूचर अगर कभी आपको इस जर्नल एंट्री को रीचेक करना पड़े, क्योंकि लास्ट में जाके आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ता है, तो रेक्टिफिकेशन एरर में आपको पीछे बैकडेट में जाके ढूंढना पड़ेगा ना कि ये गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, तब जाकर के तो उसका ट्रीटमेंट होगा। तो वहां रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर आपको ये बहुत चीज हेल्प करेगी कि जर्नल में ये चीज यहां से उठ करके लेजर के कौन से पेज पे शिफ्ट हुई है। तो यहां लेजर फोलियो, लेकिन ये प्रैक्टिकली होता है। फिलहाल अभी लर्निंग स्टेज पे आपको इसको यूज नहीं करना है। ये कॉलम बनाना है, कॉलम नंबर 3 लेजर फोलियो, लेकिन इसने खाली छोड़ देना। उसके बाद में अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। यहां ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 जो लिखे हुए हैं, ये सिर्फ आपको अभी लर्निंग स्टेज पे यहां देखने हैं, लेकिन जब कॉपी के अंदर आप काम कर रहे हो या प्रैक्टिकली जब काम होता है तो ये नंबर्स नहीं लगे होते हैं, खाली स्पेलिंग लिखी होती है, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। 1 2 3 5 जो ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये नहीं होते। और ये जो फॉर्मेट बना हुआ है ये बहुत छोटा फॉर्मेट है, पूरे पेज तक ये लाइंस जाती है नीचे आखिर तक, इस तरह से ये जो लाइन से नीचे आखिर तक पूरे पेज तक जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने हर एंट्री के लिए ये फॉर्मेट बनाना है, हर पेज पर ये फॉर्मेट बनाना होगा और ये लाइंस आपको पेज के आखिर तक ले जानी है, जहां तक वो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन चलता रहेगा वहां तक आपको चलना है। तो आपको हर एंट्री के लिए ये फॉर्मेट नहीं बनाना है, हर पेज पर ये फॉर्मेट बनेगा। तो ये था आपका जर्नल का फॉर्मेट। जो इसमें कॉलम की जो साइज है उस पर स्पेशली ध्यान दे लें। डेट और अमाउंट के जो कॉलम्स होंगे उनकी विड्थ एक स्केल की जो विड्थ होती है, जो आपका रूलर या स्केल जो आता है उसकी विड्थ के बराबर होगी, और लेजर फोलियो की जो विड्थ होगी वो आपकी पेंसिल या पेन की जो विड्थ होती है उसके बराबर होती है। बीच में जो बचेगा एरिया वो आपको पर्टिकुलर की तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जर्नल का फॉर्मेट। अब जर्नल का फॉर्मेट बनाने के बाद में जर्नल एंट्रीज 2 तरह की बनेगी। एक तो होती है सिंपल। सिंपल जर्नल में क्या होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा और एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बिल्कुल इस तरह से होगा। देखिए ये जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल के फॉर्मेट में डेट लिखी हुई है, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा, सैलरी, और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश। तो एक डेबिट में है अकाउंट और एक क्रेडिट में है, और दोनों के यहां पे देखिए सिंगल सिंगल अमाउंट लिखे हुए। तो ये एक सिंपल जर्नल एंट्री है, इसको बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री, जिसमें एक अकाउंट डेबिट हुआ है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ठीक है। एक होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री, उसकी बात अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले जर्नल के अंदर मैं कुछ चीजें आपको और दिखा दूं। जर्नल जब बनाते हैं तो उस वक्त यहां जैसे ये एंट्री किस चीज की होगी, इसका ट्रांजैक्शन देखो क्या था, सैलरी पेड ₹1 लाख ऑन 2 दिसंबर 2016। जर्नल बनाने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए और एक स्पेसिफिक डेट भी होनी चाहिए। ठीक है। तो यहां देखो डेट, आपने डेट की जगह लिख दिया। अब इस ट्रांजैक्शन की जर्नल बनाने के लिए आपको वही रूल्स पे जाना पड़ेगा। सैलरी पेड, एक्चुअल में सैलरी पेड होता है या कैश पेड होता है। ये ट्रांजैक्शन लिखा तो गया है सैलरी पेड, लेकिन इसका सही आपको लिखना होता है कैश पेड फॉर सैलरी।
अब इस लाइन में से आपने दो चीजें ढूंढी हैं जो हमारे उस डायग्राम पे मौजूद हो। डायग्राम पे आपको दो चीज मिल जाएगी, एक तो सैलरी, वो मिलेगी आपको नॉमिनल के एक्सपेंस वाली लिस्ट में, और एक आपको मिलेगा रियल के अंदर ऑल एसेट्स में कैश। तो हमें दो चीजें मिल गई, एक सैलरी और एक कैश। सैलरी इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, सो इट शुड बी डेबिटेड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल, और नॉमिनल का भी कौन सा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड। इस रूल के थ्रू सैलरी को हमने करना है डेबिट। और कैश, कैश रियल का पार्ट है ऑल एसेट्स बन के। अब कैश आपकी ओनरशिप को छोड़कर जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उस रूल के थ्रू कैश को होना है क्रेडिट। तो कंक्लूजन निकला, सैलरी को करना है डेबिट और कैश को करना है क्रेडिट। अब देखिए, सैलरी को डेबिट करने के लिए आपने क्या किया है, सैलरी अकाउंट, और ध्यान देना है इधर देखो कितना सारा स्पेस छोड़ा हुआ है। आगे स्पेस नहीं है, पीछे आपको देखो डेबिट लिखना है। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म होती है डी कैपिटल और आर स्मॉल, ये इस तरह से, यहां आपको नजर आ रहा है। तो ये डेबिट आपको इस तरह से लिखना है। सैलरी को अगर डेबिट करना है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, आगे कोई स्पेस छोड़े बिना पर्टिकुलर वाले कॉलम में सैलरी अकाउंट, अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म ए कैपिटल में स्लैश सी स्मॉल में। तो सैलरी अकाउंट, और डेबिट लिखना है सबसे आखिर में, पर्टिकुलर का कॉलम जहां खत्म हो रहा है। बीच में अगर आपको स्पेस आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे कोई स्पेस नहीं रहेगा, पीछे कोई स्पेस नहीं रहेगा। डेबिट की लाइन के अंदर आप उसकी एंडिंग करोगे कैपिटल डी स्मॉल आर, ये डेबिट के जो भी सिंबल है इससे। अब क्रेडिट किसको करना था, क्रेडिट करना था आपको कैश को। अब कैश को क्रेडिट करते टाइम आप नोटिस करोगे कि वहां पर क्रेडिट नहीं लिखा है। कैश को क्रेडिट करना देखो कैसे होगा, यहां हमने लिखा है टू कैश अकाउंट, टू। तो एक तो कैश के आगे प्रीफिक्स लगा दिया आपने टू, और पीछे क्रेडिट नहीं लिखना है, पीछे क्रेडिट नहीं लिखना है। और ये जो टू कैश अकाउंट जो आपने लिखा है, ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा है। तो लिखने के अंदर अब फिर से बता देता हूं, आपने सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था। पहली लाइन में सैलरी अकाउंट डेबिट लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, ये पहली लाइन में होगा। डेबिट हमेशा पहले होता है, क्रेडिट बाद में होता है। सैलरी अकाउंट डेबिट लिखने के लिए पर्टिकुलर के कॉलम में आपने आगे कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, पीछे कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, बीच में आप स्पेस छोड़ सकते हैं। सैलरी अकाउंट के बाद में स्पेस छोड़ सकते हैं, और फिर सबसे आखिर में जाके आपको डेबिट लिखना है। लेकिन डेबिट की पूरा स्पेलिंग नहीं होकर के सिर्फ डी कैपिटल आर स्मॉल, इतना ही रहेगा। अब कैश को क्रेडिट किस तरह से करना है, जैसे डेबिट वाली लाइन में आपने डेबिट का शॉर्ट फॉर्म लिखा था कैपिटल डी स्मॉल आर, उस तरह से क्रेडिट में आपको कैपिटल सी स्मॉल आर नहीं लिखना है। उसके बजाय आपने क्या करना है, उसके बजाय आपने एक प्रीफिक्स लगा देना है टू। जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उसके आगे प्रीफिक्स लगा दो टू। और इसके साथ एक और चीज ध्यान रखनी है, इसके साथ यहां थोड़ा सा स्पेस होगा। जो आपने टू कैश अकाउंट लिखा है ना, उसके ठीक पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है सेकंड लाइन में, देन उसके बाद लिखना है टू कैश अकाउंट, और ये हो गया क्रेडिट। अब अमाउंट देखो किस तरह से लिखे जा रहे हैं, अमाउंट भी डायगोनल लिखे जा रहे हैं, सीधे सीधे नहीं है। डेबिट वाले कॉलम में डेबिट वाली लाइन के सामने 1 लाख, जो ऊपर ट्रांजैक्शन के अंदर जो वैल्यू थी ना, वही सेम वैल्यू आएगी। डेबिट वाले कॉलम में डेबिट वाली लाइन पर दोनों तरफ से देखिए, दोनों तरफ से डेबिट मिल रहा है, इधर से भी डेबिट और इधर से भी डेबिट, और 1 लाख रुपए। इधर क्रेडिट वाली लाइन और क्रेडिट वाला कॉलम, ये 1 लाख, क्योंकि हमेशा टोटल डेबिट इक्वल्स टू टोटल क्रेडिट, ऐसा हमको कौन बोलता है,
ऐसा हमको बोलता है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल दो तरह की चीजें बोलता है, एक तो बोलता है टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज, और दूसरा बोलता है टोटल डेबिट इक्वल्स टू टोटल क्रेडिट। और ये हमारी डबल एंट्री सिस्टम का सबसे मेन फीचर है। जितना डेबिट करोगे ठीक उतना ही अमाउंट का क्रेडिट जरूर से होगा। अब ये तो थी एक सिंपल जर्नल एंट्री। इसके बाद हम चले जाते हैं एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जर्नल एंट्री पर। कंपाउंड जर्नल एंट्री कब होगी? कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब हो जाएगा कि जब मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो रहे हों या मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हों तो उसको हमने बोलना है कंपाउंड जर्नल एंट्री या कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री। ये देखिए, ये ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड 4th July 2016 for 25,000. On the same date, machinery is also purchased for 75,000. तो यहाँ 25,000 का आपने फर्नीचर परचेज किया है और 75,000 की मशीनरी परचेज करी है। आप चाहें तो इन दोनों के लिए सेपरेट सिंपल जर्नल एंट्री कर सकते हैं। एक सिंपल जर्नल एंट्री फर्नीचर के लिए और एक सिंपल जर्नल एंट्री मशीनरी के लिए। लेकिन बजाय ये काम दो बार में करने के, आप टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि दोनों फिक्स्ड एसेट्स बहुत कुछ मिलता जुलता है, दोनों एक ही डेट को हैं, तो आप इसके कंपाउंड जर्नल एंट्री कर सकते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्री करना तभी पॉसिबल होगा कि जब वो जो दोनों तीनों अकाउंट है वो उस ट्रांजैक्शन में एक साथ इन्वॉल्व हो, पहली चीज, और दूसरा वो ट्रांजैक्शंस दोनों तीनों एक ही दिन एक ही टाइम पे हुए हो। अगर कोई ट्रांजैक्शन एक अलग तारीख को होता है और दूसरा अलग तारीख को होता है तो उसके लिए आप कंपाउंड जर्नल एंट्री नहीं बना सकते। जैसे कि फर्नीचर आपने परचेज किया होता 4th जुलाई को और आपने मशीनरी परचेज की होती 8th जुलाई को, तो इसके लिए कंपाउंड जर्नल एंट्री बनाना पॉसिबल नहीं था। कंपाउंड एंट्री के लिए दोनों ट्रांजैक्शन आपस में रिलेटेड होने चाहिए, सेम डेट सेम टाइम पर होने चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम उसकी कंपाउंड जर्नल एंट्री बना सकते हैं। अब यहां इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करोगे तो क्या होगा, आपके पास में फर्नीचर नाम की एक एसेट आई है, मशीनरी नाम की एक दूसरी एसेट और आई है, तो दो एसेट आपके पास इनकमिंग है। रियल के रूल से आप इसको चेक करेंगे। और एक एसेट ऐसी भी है जो आपको छोड़ के चली गई है, दैट इज कैश। तो फर्नीचर के लिए जो कैश गया और मशीनरी के लिए कैश गया, बेशक वो दो अलग अलग आदमियों को गया होगा, दो अलग अलग तरीके से गया होगा। एक को हो सकता है आपने 500-500 के नोट दिए और एक को हो सकता है आपने 2-2 हज़ार के नोट दिए, लेकिन लगभग एक टाइम पे गया। आपके लिए डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही तारीख को दो अलग ट्रांजैक्शन हुए होंगे, दो अलग अलग आदमियों को आपने पेमेंट किया होगा, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या थी कि दोनों फिक्स एसेट थे। तो अब क्या हुआ, हम इस ट्रांजैक्शन को ऐसे समझेंगे कि दो फिक्स एसेट आई, कौन कौन सी, फर्नीचर और मशीनरी। एक 25,000 की और दूसरी 75,000 की। और एक एसेट ऐसी थी कि जो दो टुकड़ों में हमें छोड़ के गई, एक बार 25,000 का कैश गया और एक बार 75,000 का कैश गया, कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए का कैश गया। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, व्हाट कम्स इन डेबिट होगा, रियल का रूल ऐसा कहता है। तो आपने फर्नीचर को डेबिट कर देना है, ऑफिस फर्नीचर डेबिट, या खाली फर्नीचर भी लिख सकते हो। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी भी अंदर आ रही है, व्हाट कम्स इन डेबिट होना है, तो मशीनरी अकाउंट भी डेबिट। और डेबिट करने के लिए मैंने आपको बताया था, आगे स्पेस नहीं, पीछे स्पेस नहीं। अकाउंट और डेबिट, इन दो जो वर्ड्स हैं इनके बीच में आप स्पेस छोड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्पेस है, ये देखिए यहाँ पे स्पेस है। तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और अब इसके बाद में कैश की बारी आ रही है और कैश आपको छोड़ के जा रहा है, तो कैश होगा क्रेडिट। कैश को क्रेडिट करते टाइम देखिए सबसे पहले तो कुछ तो आपने स्पेस छोड़ा है आगे की तरफ, ठीक है। उसके बाद आपने कैश के आगे प्रीफिक्स लगा दिया 2। यहाँ पे क्रेडिट लिखना नहीं है,
क्रेडिट नहीं लिखना है, क्रेडिट वाली लाइन में प्रीफिक्स लगाना है 2, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, और फिर आपने अमाउंट लिख दिया 1 लाख। फर्नीचर के सामने फर्नीचर का अमाउंट 25,000, मशीनरी के सामने मशीनरी का अमाउंट 75,000 और कैश के सामने 1 लाख, क्योंकि कुल मिला के 1 लाख का कैश आपने सैक्रिफाइस किया। अब यहां सबसे नीचे ये एक ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ और लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये देखिए, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं नरेशन। ये नरेशन उस जर्नल एंट्री को थोड़ा सा आपको एक डिटेल देता है, ताकि जब भी आपको जब ये जर्नल एंट्री दोबारा कभी चेक करनी पड़े, इसका रेफरेंस अगर लेना पड़े, तो आपको इस ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर हो तो वो पता लग जाए। तो ये ट्रांजैक्शन क्या बताता था? ये ट्रांजैक्शन बता रहा है बीइंग परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड मशीनरी। तो आपने ऑफिस फर्नीचर और मशीनरी जो थी वो परचेज करी और कैश में परचेज करी। ये यहाँ पे नीचे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो नरेशन आपको 2 तरह से हेल्प करता है। एक तो कभी आपको इसका जब रेफरेंस लेना हो, कभी चेक करना हो, तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो आप ऊपर ये जो आप डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे शो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस एंट्री के अंदर, जैसे परचेज के टाइम पे इनवॉइस नंबर हो गया या पार्टी का नाम हो गया, सेल के टाइम पे कस्टमर का नाम या कस्टमर का जो इनवॉइस नंबर है वो हो गया। तो कोई अगर इंपॉर्टेंट रेफरेंस अगर आपको रखना है उस एंट्री से रिलेटेड और वो ऊपर रखना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको नीचे नरेशन में दे सकते हो, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको रेफरेंस लेने की या चेक करने की जरूरत पड़े तो आप उससे कर सकते हो। दूसरा, आपके बिजनेस में कोई ऐसा बंदा हो जिसको ये आपकी बुक्स काम में लेनी पड़े, यूज करनी पड़े किसी भी पर्पज के लिए, लेकिन उसको कॉमर्स की नॉलेज नहीं हो। अगर उसको कॉमर्स की नॉलेज नहीं है तो इस एंट्री को देख करके वो नहीं समझ पाएगा कि आखिर इसमें हुआ क्या था। ठीक है, तो वो इस नरेशन को पढ़ के समझ पाएगा कि आखिर ये किस चीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन था। तो एक्चुअल में नरेशन में आप ऊपर जो टेक्निकल टर्म्स में जो चीज लिखी होती है उसी को आप सिंपल वर्ड्स में नीचे लिख देते हो। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, बस ध्यान रखें ये छोटा हो और इंपॉर्टेंट चीज जो भी आप इसके बारे में याद रखना चाहते हैं, जिसका भी रेफरेंस आप फ्यूचर में लेना चाहते हैं, वो इसके अंदर जरूर से आ जाए। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन लिखना इसको जरूरी होता है। अब इसके बाद अपनी बात हुई थी कि हमें कुछ प्रैक्टिस भी करनी होगी, कुछ स्पेसिफिक टाइप की अलग अलग एंट्री चेक करते हैं। यहां देखिए हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, कई सारे ट्रांजैक्शन आएंगे जिनको अपन एंट्री में कन्वर्ट करेंगे पूरा डिस्कशन करते हुए। तो एक ट्रांजैक्शन है अपने पास, विजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो विजय ओनर का नाम है और विजय नाम के बंदे ने अपना खुद का एक बिजनेस चालू किया कैश पैसा लगाकर। अब यहां पे ध्यान दीजिए, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। आप जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं, भले ही आपको अपॉइंट बिजनेसमैन ने किया है, इंटरव्यू आपका उसने लिया है, सैलरी का कमिटमेंट उसने किया है, लेकिन बिजनेसमैन का आपसे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। आप एम्प्लॉय बिजनेसमैन के नहीं है, आप एम्प्लॉय हैं बिजनेस के। जब भी आप अकाउंटेंसी में काम करेंगे, आप अपने आप को एज एन अकाउंटेंट मानेंगे और आप अपना आपका जो एग्जिस्टेंस है, जो आपकी सीट है, जो आपका सीटिंग प्लेस है, वो आपका बिजनेस के अंदर की तरफ रखना है। सिंपल दिमाग में एक लॉजिक क्लियर कर लें, कोई भी जनरल एंट्री करनी हो, ये बिजनेस है और अकाउंटेंट यहां बैठा है, यहां उसकी सीट है। अगर आप यहां से उन ट्रांजैक्शंस को वॉच करोगे तो कभी भी आपको ट्रांजैक्शन समझने में कभी भी गलती नहीं हो सकती। अपने आप को कभी भी आप बिजनेसमैन के साथ ना समझें, नहीं तो गलती होगी, खासकर कैपिटल और ड्राइंग्स वाले में तो जरूर से होगी। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन था, विजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश,
ये ट्रांजैक्शन था, और इस ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं कि जर्नल में किस तरह से डील करेंगे। मतलब अभी आप सिर्फ ये सीखेंगे कि कौन सा अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कौन सा अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। मतलब पर्टिकुलर वाला जो पर्टिकुलर में आपने जो लिखना है उसके आगे पीछे तो इजी, अमाउंट में अमाउंट लिखने और डेट में डेट लिखना है। आपने सोचना कहाँ पड़ेगा, दिमाग कहाँ खर्च करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर वाले कॉलम में किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ट्रांजेक्शन था उस ट्रांजेक्शन में क्या लिखा था, विजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अमाउंट और डेट वो तो जो भी होगा वो होगा, हमें डिस्कस करना है खाली पर्टिकुलर वाले कॉलम के अंदर जनरल एंट्री में क्या डेबिट करना है और क्या आपने क्रेडिट करना है। यहां पे ध्यान दीजिए कि जो कैश है वो बिजनेस के अंदर आ रहा है। देखिए इस तरह से सोचना है, ये हो गया हमारा बिजनेस और यहां बैठे हैं हम, यहां पे हम है, ठीक है, और ये है आपका ये मिस्टर विजय जो है वो यहां। विजय क्या है, बिजनेस के ओनर भी तो है, विजय जो है बिजनेस के ओनर भी हैं और ये पैसा लेके आ रहे हैं अंदर, ये कैश अंदर आ रहा है, ध्यान से देखिए। और इस वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो जब हम यहां बैठे हैं तो आप यहां से बैठ के देखिए कि कैश का क्या हो रहा है, कैश अंदर आ रहा है कि कैश बाहर जा रहा है। अगर आप मिस्टर विजय के साथ खड़े होते तो आपको कैश जाता हुआ दिखता, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आपने किसके साथ खड़ा होना है, आपको बिजनेस के साथ खड़ा रहना है। आपको बिजनेस के साथ खड़े होकर देखना है कि मिस्टर विजय बाहर से पैसा लेके और बिजनेस के अंदर एंट्री कर रहे हैं और वो ये पैसा आपको देने वाले हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, एक चीज पक्की हो गई, कैश रियल में आता है, कैश रियल में आता है और इसलिए कैश व्हाट कम्स इन के रूल से हो जाएगा डेबिट, कैश हो गया डेबिट। ये देखिए कैश डेबिट, ये आपका कंक्लूजन याद रहेगा, ठीक है। और रीजन ये रहा, रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश डेबिट हो गया। अब दूसरा क्या, क्योंकि डबल एंट्री में दूसरा भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। दूसरा है ये पर्सन मिस्टर विजय, लेकिन अकाउंटेंसी में ध्यान रखना है जो ओनर है, ओनर का नाम पर्सनली आपने कभी नहीं लेना है। ओनर के दो अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल और एक ड्राइंग्स, एक कैपिटल और एक ड्राइंग्स। तो जब भी बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर पैसा ला रहा है या एसेट्स ला रहा है तो हमको बिजनेसमैन का कैपिटल वाला जो चेहरा है वो देखने को मिलेगा। एक तरह से एक ही कॉइन के दो फेस है। तो जब वो पैसा अंदर ला रहा है तो हमें बिजनेसमैन का नाम क्या रख देना है, कैपिटल। और जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा लेके जा रहा हो तो हमें बिजनेसमैन का जो ओरिजिनल नाम है, विजय, संजय, मनन, रोहित, इससे मतलब नहीं, हम उसके दो ही नाम रख लेंगे। जब वो पैसा लाएगा बिजनेस के अंदर तो हम रखेंगे उसका नाम कैपिटल, और जब बिजनेस से पैसा लेके जा रहा होगा तो हम उसका नाम चेंज करके कर देंगे ड्राइंग्स। तो पैसा बिजनेस में लाएगा तो कैपिटल, पैसा बिजनेस से ले जाएगा तो उसका नाम रहेगा ड्राइंग्स, ठीक है। अभी क्या काम हो रहा है, अभी पैसा अंदर आने का काम हो रहा है, पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है तो हम उसका नाम रखेंगे कैपिटल। लेकिन इसको आपने ट्रीट करना है पर्सनल अकाउंट की तरह। विजय, विजय का नाम कट के आपने रख दिया कैपिटल, लेकिन स्टिल ये पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों पर्सनल अकाउंट है और विजय का नाम बदल के आपने अभी अभी कर दिया कैपिटल। अब ये जो विजय या जो मिस्टर कैपिटल है, मिस्टर विजय बोले या मिस्टर कैपिटल बोले, ये अभी गिवर की पोजीशन में नजर आ रहे हैं या रिसीवर की पोजीशन में नजर आ रहे हैं। ये बिजनेस को कुछ दे के जा रहे हैं तो बिजनेस के लिए ये अभी गिवर जैसा काम कर रहे हैं, गिवर जैसे दिख रहे हैं। क्रेडिट द गिवर, ये रूल है आपका पर्सनल का। क्रेडिट द गिवर
पर्सनल के रूल के थ्रू हम इसको कर देंगे क्रेडिट। लेकिन मिस्टर विजय को क्रेडिट नहीं करना है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये पर्टिकुलर वाले कॉलम का मैटर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में फिर से एक एंट्री, अगर बिजनेसमैन एडिशनल कैपिटल भी लाता है बिजनेस में तब भी यही एंट्री होगी, और अगर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तब भी यही एंट्री होगी। अगली जो आपको डिस्कस करनी है, परचेज गुड्स फॉर कैश। देखो डेट और अमाउंट किसी में भी नहीं दे रहा हूं मैं अभी आपको, डेट वाले कॉलम में लिख देनी, अमाउंट वाले कॉलम में लिख देनी, तो वहां पे ज्यादा आपने को दिमाग नहीं लगाना है, आपने खाली इस ट्रांजेक्शन पे देखना है, और ये ट्रांजेक्शन आपको सोचना है कि पर्टिकुलर वाले कॉलम में मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि मेन चीज वही है अभी सीखने के लिए। गुड्स अगर आप परचेज करोगे तो ये मैटर होता है नॉमिनल का। नॉमिनल में रूल कौन सा, एक्सपेंस वाला, आप जाके देखिए लिस्ट में आपको मिलेगा वहां पे नॉमिनल के अंदर एक्सपेंस वाली साइड के अंदर आपने पहला आइटम मिल जाएगा परचेज ऑफ गुड्स। लेकिन वो लिस्ट में परचेज ऑफ गुड्स के नाम से है, लेकिन उसका जो अकाउंट खुलेगा या जो भी आप डेबिट या क्रेडिट करोगे वो परचेज ऑफ गुड्स को नहीं करोगे, ऑफ गुड्स हटा दो, खाली परचेज सफिशिएंट है। इसी तरह से जो सेल ऑफ गुड्स जहां लिखा है अपन ने, तो वहां इनकम्स गेन सेविंग्स वाली साइड में पहला आइटम है सेल ऑफ गुड्स, तो वहां सर्च करने के लिए तो सेल ऑफ गुड्स, लेकिन जब जर्नल एंट्री में आप उसको ले जाओगे तो ऑफ गुड्स को हटा के खाली उसको सेल्स अकाउंट रख देंगे अपन। ठीक है, तो परचेज गुड्स फॉर कैश, इसमें क्या हुआ, गुड्स आपने परचेज करी, ये दो चीजें हो गई, एक तो गुड्स और एक कैश। गुड्स का परचेज ये नॉमिनल में एक्सपेंस का पार्ट बन के आपको डेबिट का सिग्नल देगा। नीचे जाके आपको रूल दिखेगा, ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। उस रूल के थ्रू परचेज ऑफ गुड्स या परचेज अकाउंट तो होगा डेबिट, और कैश आपका जा रहा है बाहर। कैश आपका आपको छोड़कर, आपकी ओनरशिप को छोड़ करके जा रहा है, या फिर आप कह लीजिए कि आप कैश को सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो यहां पे कैश पे रूल लगेगा रियल वाला, रियल की ऑल एसेट्स में कैश भी शामिल है, और कैश है आउटगोइंग। आउटगोइंग एसेट होती है क्रेडिट। ये देखो, परचेज ऑफ गुड्स पे नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ये हो गया आपका परचेज अकाउंट डेबिट। कैश को आप रियल में लोगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और ये कैश हो गया क्रेडिट। तो फाइनली आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इससे अगली जर्नल, परचेज गुड्स फ्रॉम कार्तिक ऑन क्रेडिट। लो भैया, इसमें भी परचेज ऑफ गुड्स हुआ है, लेकिन ये किसी बंदे से आपने क्रेडिट परचेज करी है। किससे, कार्तिक से। कार्तिक से परचेज करिए, तो कार्तिक तो हो गया पर्सनल बंदा, और परचेज ऑफ गुड्स ये आएगा आपका नॉमिनल। नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि परचेज ऑफ जो गुड्स है वो एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस आते हैं नॉमिनल में। परचेज ऑफ गुड्स हो जाएगा डेबिट, उसकी जगह आप पूरा नाम नहीं लिख करके खाली परचेज अकाउंट लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। मिस्टर कार्तिक ये पर्सनल है। यहां पे देखिए, इस ट्रांजेक्शन में आपने कैश नहीं दिया है, इस ट्रांजेक्शन में आपने सिर्फ उधार खरीदा है। तो गुड्स तो अंदर आई है, लेकिन कैश आपका बाहर नहीं गया। अब जब जिस ट्रांजेक्शन में अगर कैश नहीं मिलता है, तो वहां पे आपको पर्सन को ढूंढना चाहिए। अगर कैश मिले तो ठीक, कैश नहीं मिलता है तो आपने उसमें बंदे को ढूंढना है। बंदा कौन मिला, कार्तिक। कार्तिक में लगाओगे आप रूल पर्सनल वाला। यहां पे कार्तिक आपको गुड्स दे रहा है, कार्तिक आपको गुड्स देगा तो कार्तिक बनेगा गिवर। पर्सनल का रूल लगेगा आपका क्रेडिट द गिवर, और ये कार्तिक हो गया क्रेडिट। अगला ट्रांजेक्शन,
सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहां सोल्ड गुड्स फॉर कैश में फिर से वही दो चीजें ढूंढनी है, एक तो सोल्ड गुड्स, दूसरा कैश। तो इस बार क्या होगा, इस बार कैश जाएगा नहीं, इस बार कैश को अंदर आना। सोल्ड गुड्स ये मिलेगा आपको नॉमिनल में रेवेन्यू, इनकम्स, गेन्स और सेविंग्स, वहां वाला। कैश इस बार अंदर आएगा। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये हो गया आपका कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। दूसरी चीज, नॉमिनल में इनकम्स, गेन्स, सेविंग्स की तरफ हमने रूल लिखा हुआ था क्रेडिट ऑल रेवेन्यू, इनकम्स, सेविंग्स। ये आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। यहां पे पूरा सेल ऑफ गुड्स अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, परचेज ऑफ गुड्स में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स को आप लिखेंगे सिर्फ परचेज अकाउंट, और सेल ऑफ गुड्स को लिखेंगे आप सिर्फ सेल्स अकाउंट। इसके बाद अगला, सोल्ड गुड्स टू आरोहा ऑन क्रेडिट। अभी जो आपने सोल्व किया था वो था कैश सेल्स, और अब जो सोल्व करेंगे वो है क्रेडिट सेल। ये रहा अपना ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में ध्यान किस पे देना है, एक तो सोल्ड गुड्स और एक आरोहा, क्योंकि कैश नहीं है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश नहीं मिल रहा है तो पर्सन को ढूंढो, पर्सन तो मिलेगा कि किसके साथ ट्रांजैक्शन हुआ था, या तो कैश, और कैश नहीं तो फिर पर्सन, उसको तो पकड़ना जरूरी। सोल्ड गुड्स आपको मिलेगा नॉमिनल के रेवेन्यू की साइड में, और जो आरोहा है ये पर्सनल है। अब यहां पे देखो, आरोहा आपसे गुड्स लेके जा रही है, तो आरोहा की पोजीशन क्या रखेंगे, रिसीवर या गिवर। ध्यान दे, आरोहा आपके यहां से कुछ लेके जा रही है, तो आरोहा खुद क्या है, रिसीवर। आपको अपना नहीं देखना है, उस पर्सन को देखना है कि वो पर्सन गिवर है या रिसीवर है। यहां पे पर्सन वो रिसीवर की पोजीशन में है, तो पहले डेबिट करेंगे, पर्सन का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर। किसने रिसीव किया, आरोहा ने, तो आरोहा का नाम लेके लिखेंगे। बाकी जितने भी पर्सन है उनका खुद का नाम लिखा जाएगा, सिर्फ जो ओनर है बिजनेस का या बिजनेसमैन जो है उसका नाम आप चेंज करके या तो कैपिटल कर देंगे या तो ड्राइंग्स कर देंगे अपनी जरूरत के मुताबिक। तो यहां पे देखो, आरोहा डेबिट हो गई, ठीक है। और जो आपका सोल्ड गुड्स था वो आपको नॉमिनल में मिलेगा, और वहां उसकी वजह से आ गया टू सेल्स अकाउंट। आपने यहां पे सेल्स ऑफ गुड्स पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एसेट परचेज करनी है। एसेट कोई सी भी हो सकती है, वो मशीनरी हो सकती है, वो फर्नीचर हो सकती है, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, फिक्सचर्स हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, प्लांट हो सकता है। तो कोई भी एसेट आप खरीदे, एसेट अपने नाम से चलेगी। फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर तो कंप्यूटर लिखना पड़ेगा। तो एसेट जो होगी वो अपने नाम से लिखी जाएगी, परचेज एसेट। और एसेट कौन सी खरीदी, देखो फर्नीचर, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, दोनों चीजें, जो दो चीजें आपको ट्रांजैक्शन में से ढूंढनी होती है, दोनों की दोनों रियल में रन कर रही है। जो आ रही है वो भी एसेट है, और जो जा रही है वो भी एसेट है। कौन सी एसेट आ रही है, फर्नीचर, और कौन सी एसेट जा रही है, कैश। तो क्या दोनों पे एक ही रूल लगेगा, हाँ एक ही रूल लग सकता है, लेकिन उस एक के अंदर डेबिट पे एक पे लगेगा और एक पे क्रेडिट का लगेगा, वहां फर्क आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, अंदर जो आ रहा है उसको डेबिट करना। अंदर कौन आ रहा है, फर्नीचर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये हो गया आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और उसके बाद में रियल का ही रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और गोज आउट क्या हुआ था, कैश।
तो ये हो गया आपका कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये एंट्री बन गई आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से मशीनरी का परचेज भी हो सकता है, इसी तरह से प्लांट का हो सकता है। सिर्फ ये जो फर्नीचर की स्पेलिंग है ना, ये चेंज हो जाएगी, इसकी जगह यहाँ पे मशीनरी और वो सब कुछ आ जाएगा जो भी एसेट का नाम क्वेश्चन में लिखा है। फर्नीचर परचेज फ्रॉम कार्तिक ऑन क्रेडिट। ये लो भैया, इस बार फिर से आपने एसेट खरीदी, एसेट का नाम क्या फर्नीचर, लेकिन इस बार उधार खरीदी है किससे, कार्तिक से। इस बार कैश का मामला नहीं है। तो जब कैश नहीं है तो किसको पकड़ो, उस पर्सन को पकड़ लो। फर्नीचर, फर्नीचर तो देखना आपने रियल के रूल से, रियल में व्हाट कम्स इन, और फर्नीचर हो गया डेबिट। ठीक है, अब देखते हैं कार्तिक को। कार्तिक पर्सन है, पर्सनल के रूल में जाएंगे। कार्तिक ने फर्नीचर आपको दिया है, बताओ कार्तिक रिसीवर है या गिवर है। कार्तिक इज द गिवर फॉर यू, क्योंकि कार्तिक ने फर्नीचर आपको दिया है, तो आपको कार्तिक की पोजीशन चेक करनी है। कार्तिक गिवर है, अगर कार्तिक गिवर है तो इसमें पर्सनल का गिवर वाला रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर, और ये कार्तिक हो गया क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्तिक। अगला ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन। मिस्टर रोहन है, इसने किसी काम के लिए आपको कैश दिया है। हो सकता है ये आपका कस्टमर हो, एडवांस भी दे सकता है, या पुराना आपने इसको कुछ सेल किया होगा उसके अगेंस्ट भी दिया हुआ हो सकता है। तो यहां पे देखो पर्सन भी है और कैश भी है। तो कैश तो देखोगे आप रियल के रूल से, और पर्सन को देखोगे आप इंडिविजुअल के रूल से या पर्सनल वाले रूल से। यहां पे आपके पास कैश भी है और पर्सन भी है। ध्यान देना है कैश अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन, रोहन से कैश हमारे पास आया। ठीक है, तो कैश अंदर आ रहा है, कैश पे लगेगा रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट। अब रोहन की बात करेंगे। रोहन पर्सन है, पर्सन पे लगता है गिवर और रिसीवर वाले रूल। तो यहां पे रोहन हमें दे रहा है तो रोहन बनेगा गिवर, क्रेडिट द गिवर, और ये रोहन हो गया आपका क्रेडिट। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन। अब देखिए, इस बार बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन आप किसी पर्सन को नहीं दे रहे हैं, बिजनेसमैन खुद लेके जा रहा है। और बिजनेसमैन या बिजनेस का मालिक अगर अपने बिजनेस से पैसा निकाल के घर ले जा रहा होगा तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं ड्राइंग्स, और वहां हम बिजनेसमैन या ओनर का नाम बदल के भी ड्राइंग्स ही कर देंगे। तो इस बार कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे, इस बार ड्राइंग्स वर्ड यूज करेंगे। तो कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज किसका, पर्सनल यूज ओनर का। तो यहां पे एक तो अपन यूज करेंगे ड्राइंग्स, एक तो ये हो गया, और दूसरा है कैश। पहले कैश पे ध्यान दो, कैश आएगा या जाएगा। कैश बिजनेसमैन के पास आएगा, लेकिन हमें बिजनेसमैन से कोई लेना देना नहीं है। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की। तो आपने सिर्फ ये सोचना है कि बिजनेस से बाहर जा रहा है या बिजनेस के अंदर आ रहा है। बिजनेसमैन से आपका फिलहाल कोई कनेक्शन नहीं है जब तक आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो कैश तो बिजनेस से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बिजनेसमैन के पास जा रहा है। तो बिजनेसमैन का नाम हमने रख दिया ड्राइंग्स। तो हम यूं समझेंगे कि बिजनेस ने कैश पे किया मिस्टर ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स कौन हो गया, पर्सनल। कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट दोनों पर्सनल माने जाते हैं। ठीक है, तो मिस्टर ड्राइंग्स ने रिसीवर की पोजीशन होल्ड करी या गिवर की। यहां ड्राइंग्स रिसीवर की पोजीशन में है, तो आप पर्सनल का डेबिट द रिसीवर वाला रूल लगाएंगे और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। या फिर ड्राइंग्स को आप एक इंसान माने, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर को या बिजनेसमैन को। और ये जो
कैश है ये हमेशा की तरह रियल में आता है, और ये क्योंकि बाहर जा रहा है, आउटगोइंग कैश जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। तो आपकी ये जो जर्नल एंट्रीज हुई, ये ऑलमोस्ट अगर जर्नल का कोई भी क्वेश्चन है तो उसका 60 to 70% बड़े आराम से इससे सॉल्व हो सकता है। अब मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट एक क्वेश्चन करने से डर लगता है? नहीं लगता, गुड। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको आपने नोट करना है और प्रॉपर तरीके से इसको फॉर्मेट में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, लेकिन एक बार आप इसको ट्राई जरूर करें। क्या करना है आपने, एक फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट में 5 कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। और ये जो हमने अभी आज जो 7 या 8 जो एंट्रीज आपने समझी है, इन्हीं को दोबारा से आप रिवाइज करिए और फिर आप इन एंट्रीज को बनाने की कोशिश करिए। बस जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें अमाउंट नहीं थी, इस बार अमाउंट है, और वो अमाउंट आपको वहां लिख देने अमाउंट वाले कॉलम में, ठीक है। और टैली करने के लिए अपन अगली क्लास तक का वेट करेंगे। थैंक यू।